हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ आरओ एआरओ के मेंस के सिलेबस और स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए, आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ था आपका 11 फरवरी का। वो एग्जाम रद्द हो गया, लेकिन आयोग ने अभी तक नोटिफिकेशन उसका नहीं जारी किया है, यानी कि समय बहुत है। तो पीटी के साथ साथ आप लोग को मेंस पे भी ध्यान देना चाहिए, ताकि जब भी पीटी हो और फिर जब आपका मेंस का जब डेट आए तो उसके बीच में आप लोग लगातार केवल प्रैक्टिस पे वर्क करें। वहां पे अब आपको फिर नोट्स बनाने की आवश्यकता ना हो। तो अभी से आप लोग जो है, जो व्यक्ति, जो भी प्रतियोगी छात्र आरओ यारो के लिए डेडिकेटेड हैं एकदम, वो उनको जो है यही करना चाहिए कि अभी से लगातार मेंस पे भी अपना ध्यान जो है आकर्षित करना चाहिए। तो पीटी तो आप लोग का 11 फरवरी को हुआ था, तो वहां पे आपने देखा ही था कि दो पेपर मिलते हैं आपको। एक आपको जीएस का मिलता है जिसमें आपको 140 प्रश्न आते हैं, एक आपको मिलता है हिंदी का जिसमें आपको 60 प्रश्न करने होते हैं। मेंस के बारे में बात करें तो यहां पे दो प्रकार का पेपर आता है, ठीक है। एक तो आता है लिखने के लिए, ठीक है, जिसमें आपको हिंदी लिखनी होती है। दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। इसमें जो ऑब्जेक्टिव आता है, इसमें भी जीएस आएगा और साथ ही आपका हिंदी भी आएगा। लेकिन इसमें अंतर क्या है मेंस और पीटी में? वहां पे जीएस में 140 प्रश्न होते हैं, यहाँ पे 120 प्रश्न आएंगे। वहां पे हिंदी में 60 प्रश्न होते हैं, यहाँ पे हिंदी में 30 प्रश्न आएंगे। यानी कि कुल कहने का अर्थ ये है कि अगर आप पीटी पे लगातार फोकस किए हुए हो, जो आरओ यारो का है, तो उसी को आप लगातार यहाँ पे मतलब कि और अच्छे से करके आप मेंस के लिए भी उसी को अपना बेस बना सकते हो, लगातार प्रैक्टिस करते हुए। इसमें हिंदी में क्या होता है कि केवल 5 टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है, पर्यायवाची इसमें शामिल नहीं है। तो ये मेंस का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ये उसका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मेंस में जो आपका परंपरागत हिंदी आलेखन का जो प्रश्न आता है, ठीक है, जो पेपर बनता है। एक तो निबंध होता है, वो तो दूसरे दिन होता है, लेकिन जो परंपरागत हिंदी आलेखन का पेपर आता है, जहां पे आपको हिंदी लिखनी होती है, पत्र लिखना होता है, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है गद्यांश। गद्यांश जो होता है ये आपका 21 नंबर का आता है और इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपका पूछ लेता है शीर्षक, दूसरा आपका पूछ लेता है सारांश, कि जो पूरा गद्यांश है उसका सारांश क्या होगा। तीसरा आपका पूछ लेता है कि कुछ वाक्य जो है उसको अंडरलाइन कर देगा, उसको जो है आपको उसकी व्याख्या करनी होगी कम शब्दों में। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पे प्रश्न बनते हैं गद्यांश से। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका आता है सारणी रूप में सार लेखन करने के लिए, ठीक है। ये आता है टेबुलर फॉर्म में बनाने के लिए। ये आपका 15 नंबर का होता है और ये वास्तव मानिए कि ये बहुत आसान होता है। इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो अगर आप पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर इसको लेकर कर सकते हैं। फिर आपका आता है पत्र। पत्र जो होते हैं वो शासकीय अर्धशासकीय पत्र पूछ लेता है, कार्यालय आदेश ज्ञाप और परिपत्र से संबंधित पत्र आता है, विज्ञप्ति टिप्पणी एवं प्रतिवेदन और अनुस्मारक से रिलेटेड पत्र जो है एग्जाम में आते हैं। अब प्रश्न कितने प्रकार से बनते हैं? प्रश्न 3-4 प्रकार से बनते हैं। कौन कौन से? इसमें एक तो पूछ लेता है कि ये क्या है, जैसे कोई भी पत्र दे देगा, अर्धशासकीय पत्र, शासकीय पत्र, या तो जो है कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, तो उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा। दूसरा पूछ लेता है विशेषताएं बताएं। तो ये सब देखिए, अभी से आप लोग लगातार अभ्यास करते रहेंगे तभी आपके पास एक बहुत अच्छा नोट्स अपना खुद का हैंड रिटन में रखा होगा, क्योंकि एग्जाम की कोई डेट नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं। और ये जो दोबारा मौका मिल रहा है ना, ये फिर पूरे लाइफ में कभी नहीं मिलेगा आपको। तीसरा जो पूछता है वो पूछता है प्रारूप लिखने को, प्रारूप आता है। और चौथा जो आता है वो आता है उदाहरण सहित प्रारूप लिखने को, इसमें आता है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल भी देना होगा, लेकिन जब कभी भी प्रारूप की बात आएगी तो यहां पे केवल आपको हेडिंग लिखना होता है, ठीक है। ये आता है और ये कुल 24 अंक का होता है, ये ध्यान रखिए। फिर उसमें जो एक प्रश्न आता है वो आता है आपके परिभाषित शब्दावली से, जो कि आपके प्रशासनिक और वाणिज्यिक होते हैं। उसमें आपको अंग्रेजी से हिंदी करने के लिए 5 शब्द आते हैं, प्रत्येक जो है 2 नंबर का होता है। हिंदी से अंग्रेजी के लिए भी 5 शब्द आते हैं, प्रत्येक 2 नंबर का होता है। मुहावरे और लोकोक्तियां ये भी आते हैं, 5 पूछे जाते हैं, ये भी प्रत्येक 2 नंबर का होता है। और इसमें आपको अर्थ और उसकी व्याख्या दोनों करनी होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। अभी इस पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पांचवा जो आता है सेम डे, यानी कि जो पहले दिन जो मेंस का एग्जाम होता है, उसमें कंप्यूटर ज्ञान से प्रश्न आते हैं, जो कि 10 अंक का होता है। हिंदी के बारे में मैंने यहाँ पे बता ही दिया था आप लोग को कि हिंदी के 5 टॉपिक से प्रश्न आते हैं, बस पर्यायवाची इसमें शामिल नहीं होता है। और प्रश्नों की संख्या 30 होती है, प्रत्येक 2 अंक का होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
फिर दूसरे दिन जो आपका एग्जाम होता है वो हिंदी निबंध का होता है, ऐसे का होता है। इसमें 3 खंड होते हैं और तीनों खंडों में से कोई एक निबंध आपको करना होता है। तीनों खंडों में से कोई एक एक निबंध करना होता है, यानी कि कुल 3 निबंध करने होते हैं और शब्द सीमा जो है वो आपका 600 का होता है। पहले वाले खंड में आपका साहित्य और संस्कृति से बनेगा, सामाजिक क्षेत्र से बनेगा, राजनीतिक क्षेत्र से निबंध बनेंगे। दूसरे खंड में विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी से बनेगा, आर्थिक क्षेत्र से बनेंगे, कृषि एवं व्यापार से बनेंगे। तीसरे वाले खंड में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रम की जो घटनाक्रम होती है उससे निबंध बनेगा। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, इनसे निबंध बनेगा। और योजनाओं से निबंध तीसरे वाले खंड में बनता है और प्रत्येक में से कोई एक निबंध आपको करना होता है और शब्द सीमा यहाँ पे 600 दिया गया रहता है। अब हम इन पे डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पत्र और गद्यांश और इन सब चीजों को देखा मेंस में। अब बात करते हैं जो आपके 30 अंक का आता है लोकोक्तियां और मुहावरों को लेकर। अब देखिए, लोकोक्तियां और मुहावरों को लेकर हम बता दें कि यहाँ पे एक तो जितने भी PYQs हैं, ठीक है, एक तो आप लोग उस पर अभ्यास कर लिए। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका एकदम एग्जैक्ट अर्थ आपको याद होना चाहिए। काम चलाऊ जो आपके दैनिक भाषा में जो मतलब कि जो आपके शब्द यूज होते हैं उसको आपको नहीं लिखना है। जो एकदम एग्जैक्ट अर्थ किताबों में दिया गया है वो आपको याद होना चाहिए। तीसरा, जो आप उदाहरण देंगे लोकोक्तियां और मुहावरों में, ठीक है, वो आप उदाहरण जो है करंट अफेयर से रिलेट करके ही दीजिएगा। या फिर अगर कोई ट्रेडिशनल सब्जेक्ट उठा रहे हैं, जैसे आप मतलब कि अगर आप हिस्ट्री उठा रहे हैं तो वहीं से दीजिएगा। जैसे मतलब कि दोस्तों के बीच में मत दे दीजिएगा कि जैसे एक जो है 2021 में प्रश्न आया था कि उतर गई लोई तो क्या करेगा गोई। मतलब इसका मतलब होता है कि सम्मान खो देना या तो जो है प्रतिष्ठा चला जाना। तो अब जैसे बोल दिए कि हमारे मित्र हैं वो हमारे साथ रहते थे, फिर उन्होंने हमारी जो है बेइज्जती कर दी, मतलब कि कर दी, और फिर हमसे मित्रता करना चाहे, तो ऐसे एग्जाम्पल नहीं देना है। आपको उसको करंट अफेयर से रिलेट करके या फिर किसी ट्रेडिशनल विषयों से, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इन सब चीजों से रिलेट करके आपको एग्जाम्पल सेट करना है। तभी आप जो है 2 में 2 अंक अर्जित कर पाएंगे, नहीं तो आपको वो 1 अंक देके आगे निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके मतलब कि आपने उदाहरण ठीक दिया है, लेकिन भाई बाकी की तुलना करेगा तो उतना आपका एग्जैक्ट नहीं बैठेगा। दूसरा, अर्थ आपको जो है एकदम स्पष्ट हिंदी में लिखना होगा। जैसे यहीं पे मैंने एग्जांपल दिया ना कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, ये 2021 में आया था। अब यहाँ पे आप लिख दिए कि इज्जत चले जाने पे कोई फर्क, मतलब कि ऐसे कुछ करके बना दीजिए। तो इज्जत नहीं लिखना होता है, वहां पे आपको लिखना होता है प्रतिष्ठा या फिर सम्मान लिखेंगे आप वहां पे। तो ये जो है डिफरेंस जो है क्रिएट करेगा वहां पे। इज्जत भी गलत नहीं है, यहाँ पे आपको वो 1 नंबर दे के चला जाएगा। लेकिन जब आपको मतलब कि बहुत अच्छे शब्दों का यूज करेंगे जो कि एकदम उसका एग्जैक्ट अर्थ बताता है, तो यहाँ पे आपको 2 में 2 मिल जाएगा अगर आप एग्जाम्पल अच्छे से सेट करते हैं। दूसरा जो 30 अंकों में आता है वो आपका आता है इंग्लिश टू हिंदी करने के लिए आता है, जो कि आपके प्रशासनिक शब्दावली या फिर वाणिज्यिक शब्दावली होते हैं। अब देखिए, इस पे आप लोग अभी से अभ्यास करते रहिए, एक कॉपी बना लीजिए। रोज जो है भाई 5 अगर रोज आप शब्द भी लिखेंगे, 5 शब्द भी लिखेंगे, याद मत करिए। याद तो आप भाई मतलब कि संडे का दिन रख लीजिए कि हम संडे के दिन अपना पूरा 5 कवर कर लेंगे। तो अगर आप रोज 5 लिख रहे हैं तो 6 दिन में आपने 30 शब्दावली लिख लिया है। अब संडे को इसका आप रिवीजन कर लीजिए। उसी प्रकार से जो आपका आता है हिंदी टू इंग्लिश लिखने के लिए, ठीक है, तो उसमें भी आप यही सेम चीज करिए। मतलब कि दोनों तो अलग अलग नहीं है ना, दोनों सेम है। तो दोनों के लिए अगर आप 5 वर्ड लिखते हैं तो आपका 1 वीक में 30 शब्द हो जा रहे हैं। 1 महीने में 4 वीक होते हैं तो आपके 120 शब्द हो गए। अब मान लीजिए एग्जाम को आपको 4 या 5 महीना है तो आपके कितने हो गए, लगभग आपके 500 प्लस शब्दावली आपके खुद के हस्तलिखित नोट्स आपके कमरे पे उपलब्ध रहेगा। ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपका यहाँ से गेन होगा, क्योंकि वो आपकी खुद का किया हुआ अभ्यास है। बाकी आप PYQ लगाते रहिए, घटना चक्र सबके पास होगा, PYQ पे आप लगातार वर्क करते रहिए ताकि वहां पे कोई भी मिस्टेक ना हो। और देखिए, नंबर आपके मात्रा और क्वामा में भी नंबर कटते हैं। तो इसीलिए मैं जब भी मैंने जो है हिंदी के लिए बोला है, हिंदी की टेस्ट सीरीज चलाई है, तो मैंने हमेशा आंसर जो है मैंने कहा है कि लिख के अपना आंसर दीजिए। क्योंकि लिखने से क्या होता है ना, एक तो अभ्यास बना होता है, दूसरा कहीं अगर मात्रा की गलती होती है तो आपको वो पता चल जाता है कि हाँ ये हम गलत लिख रहे हैं। और मात्रा पे भी नंबर काट लेते हैं, 0.25 नंबर काट लेगा वो आपका, ठीक है, या तो 0.50 नंबर काट लेगा। अगर आप में से कोई अनुभवी है, अगर आपने मतलब कि अपनी कॉपी देखी है, तो वहां पे आपको ये चीज पता चल रही होगी।
अब मैं आपको 2021 वाला पेपर दिखाता हूं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि जो आपका हिंदी आलेखन आता है। देखिए उसमें सबसे पहले गद्यांश आता है, तो गद्यांश के लिए भी आप पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर लीजिए। साथ ही अगर आपके पास हरदेव बहारी या तो पीएन पांडे जैसी किताब है तो उसमें पीछे जो है आपका गद्यांश के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र दिया हुआ है, तो आप लोग उस पर लगातार अभ्यास करते रहिए। इसमें देखिए 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं जैसा कि मैंने अभी बताया था ऊपर। फिर उसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया दूसरा, वो आपका टेबुलर फॉर्म वाला प्रश्न आया है जो कि बहुत आसान होता है। एक बार अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ पे ये 15 अंक का आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि 12 से 13 अंक यहाँ पे आप अर्जित कर सकते हैं अगर आपकी एक भी मात्रा, एक भी कॉमा कहीं पे गलत नहीं होता है तो। फिर आपका देखिए यहाँ पे जो पत्राचार आता है, अर्थशास्त्री पत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका लिखित प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेफिनेशन पूछ लिया है, उसी प्रकार से कार्यालय आदेश का डेफिनेशन पूछ लिया है और एक उदाहरण पूछ रहा है। उदाहरण में आपको प्रारूप सहित उदाहरण देना है। उसी प्रकार से यहाँ विज्ञप्ति का जो है आशय स्पष्ट करते हुए यानी कि डेफिनेशन लिखते हुए आपको एक उदाहरण पेश करना है। फिर उसके बाद आपका आता है वही प्रशासनिक शब्दावली, इसमें इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, और फिर आपका यहाँ पे लोकोक्तियां और मुहावरे आते हैं। इसी का एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया था, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई वाला। फिर आपका कंप्यूटर ज्ञान का क्वेश्चन आता है, इसमें देखिए 5 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक जो है 2 अंक का होता है। तो कंप्यूटर के लिए क्या है ना कि देखिए ये बहुत विस्तृत है। ठीक है, तो एक तो इसके आप सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। दूसरा क्या करिए कि अगर कोई भी करंट अफेयर में कोई भी नई चीज आपको कंप्यूटर से रिलेटेड मिल रही है तो आप उसके भी अपने स्वयं के नोट्स बनाइए, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अब हम पीटी को साथ में लेकर मेंस कैसे लेके चलें, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए पीटी के लिए अभी आप लगातार वर्क कर ही रहे हैं, जीएस और हिंदी में लगातार वर्क कर रहे होंगे। अगर आप सीरियस हैं तो समीक्षा अधिकारी के लिए, बाकी लोग तो मैं देख रहा हूं कि हाँ अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, बैठे हुए हैं जो है सब मतलब कि इलेक्शन में जो है देख रहे हैं इलेक्शन कैसे चलना है, किस चरण में एग्जाम हो रहा है, खूब रील्स देख रहे होंगे। क्योंकि वो पता चल जाता है ना जब भी टेस्ट होता है और कितने बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक प्रश्न देखा था, मतलब कि प्रश्न मैंने एक पूछा था ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, 500 प्लस बच्चे हैं, देखने वालों की संख्या 200 से प्लस हो गई है या कि अब तो कुछ और ज्यादा हो गई होगी, लेकिन अटेम्प्ट केवल 12 से 13 लोग ही किए हैं। इसीलिए मैं लगातार कहता हूं कि जो मेन लड़ाई होती है वो आपके 50,000 प्रतियोगियों के बीच में ही होती है पीटी में। ठीक है, क्योंकि बाकी तो जब एग्जाम आता है तब उनके ज्ञान जो है जगते हैं और वो फिर लगातार दिन रात वो 16-16 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और फिर वो आखिरी वीक में कहते हैं कि काश एक दिन हमको और मिल जाता तो मैं ये भी चीज रिवीजन कर लेता। लेकिन जो अभी का ये समय मिला हुआ है इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसको आप लोग सोचिए, अपने आप से प्रश्न पूछिए, उसका जवाब अपने आप को मिल जाएगा। तो यहाँ पे पीटी में आप जीएस और मेंस और जीएस और हिंदी कर ही रहे हैं, यही जीएस हिंदी आपका मेंस में भी काम आएगा। बस आपको मेंस के लिए करना क्या है कि रोज आपको जो है 3 से 4 घंटे निकाल के हिंदी आलेखन पे आपको वर्क करना होगा। वर्क कैसे, जैसे रोज एक पत्र लिखिए, पत्र का प्रारूप लिखिए, पत्र का जो है आप जो है उदाहरण सहित प्रारूप लिखिए, पत्र का डेफिनेशन लिखिए, उसके खुद के अपने नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए, उसको तैयार करिए। निबंध को लेकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटेंट इकट्ठा कर सकते हैं उसको लिखिए। जितने खंडों में निबंध आता है, 3 खंडों में आता है, तीनों खंडों से एक एक टॉपिक उठा के आप उसकी प्रस्तावना कैसे लेके चलते हैं, ठीक है, उसका आप निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। क्योंकि देखिए प्रस्तावना ही जो है वो सबसे पहले आता है, शुरुआत आपकी प्रस्तावना से ही होगी कि आप कैसे लेकर उसको चल रहे हैं निबंध को, क्या आप कहना चाह रहे हैं, आपने निबंध को किस रूप में समझा है। ठीक है, तो ये बहुत इंप्रेसिव होता है एग्जामिनर के मतलब कि अच्छा अंक लेने के लिए। बीच का कंटेंट में आपने कैसे उसको फॉर्मेट किया है, क्या कैसे स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। तीसरा, निष्कर्ष आप क्या दे रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो भी पेपर आप मंगवा रहे हैं, कहीं से भी कटिंग जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी मैगजीन पढ़ रहे हैं, उससे कहीं से भी कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलता है जो कि आपके एसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको आप या तो कट करके रख लीजिए अपने पास, या फिर क्या करिए कि एक कॉपी बना लीजिए और उसमें आप उसको लिखते रहिए, मेंशन करते रहिए उसमें आपको। ठीक है, ये करेंगे तो ये ज्यादा आपके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि जो आपका लोकोक्तियां और मुहावरे आते हैं इस पे भी आप लोग जो है पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए, साथ ही उसका अर्थ जो है एकदम स्पष्ट रूप से अपने कॉपी में लिखते रहिए। दूसरी चीज, आपको जो इंग्लिश टू हिंदी और
हिंदी टू इंग्लिश। ये जो प्रशासनिक शब्दावली आती है इस पे भी आप अपनी एक कॉपी बनाइए और रोज 5 शब्द जो है जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कंटेंट उपलब्ध करवाऊं तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि हाँ नहीं आप जो है कंटेंट प्रोवाइड करवाइए, हम लोग जो है उस पर लगातार अभ्यास करेंगे। साथ ही बता दें कि पीटी के लिए हमारा पराक्रम बैच चल रहा है। इसमें जीएस और आरओ के लिए हिंदी भी, इसमें हम लोग हस्तलिखित नोट्स आपको उपलब्ध करवाएंगे। और ये हमने टारगेट किया है कि एंड जून तक, 22 जून हमने डेट रखा है, एंड जून तक आपके 200 प्लस टॉपिक के हस्तलिखित नोट्स जो है वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और साथ ही बीच बीच में हम लोग जो है क्विज मोड में टेलीग्राम पे ही टेस्ट भी लेते रहेंगे, ये चेक करने के लिए कि केवल कहीं आप पीडीएफ सेव तो नहीं कर रहे हैं। तो ये तो पूरा आपका पाठ्यक्रम था आरओ का। और साथ ही जो है पूरा कैसे आप इसको लेकर कवर करें, ये मैंने यहाँ पे आपको पूरा एक स्ट्रेटजी शेयर किया है। तो पाठ्यक्रम भी आपके टेबल पे जरूर होना चाहिए। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पीटी और मेंस का जो है सिलेबस आपके टेबल पे जरूर होना चाहिए। और उस पर जो भी टॉपिक आप कवर कर ले रहे हैं, जिस पे आप नोट्स बना ले रहे हैं, उसको आपको टिक करके मेंशन करना चाहिए कि हाँ ये मेरा कवर हो गया, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा टॉपिक छूटा है। जब तक आप टिक नहीं करेंगे ना तो लगेगा कि नहीं सारा सिलेबस हमारा कवर हो गया है। जैसे ज्योग्राफी में ज्यादातर बच्चों की शिकायत रहती है कि मानव भूगोल वो भूल गए हैं। ठीक है, मानव भूगोल वो भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं। ईमानदारी से आप भी अपने आप से प्रश्न पूछिएगा कि क्या कभी आपने एग्जाम के पहले मानव भूगोल नामक टॉपिक जो है रिवीजन किया है। ठीक है, पीवाईक्यू करना अलग चीज है, लेकिन कुछ और फैक्ट ट्रेडिशनल किताबों से मानव भूगोल को कवर किया है तो वो नहीं हो पाता है। मैक्सिमम बच्चों की ये समस्याएं होती हैं। तो इसीलिए सिलेबस जो है अपने टेबल पे जरूर रखें। जो भी टॉपिक आपने कवर कर लिया है उस पर आप टिक मार्क जरूर करें, ताकि आपको पता हो कि ये इसका नोट्स मेरे पास उपलब्ध है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज शेयर कर लिया, जो भी बच्चे आरओ के लिए सीरियस हैं वो इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। अगर स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो अब चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। चलिए, अच्छा दूसरी चीज, आज मैंने कहा था कि आज मैं करंट अफेयर 1 से लेकर 15 मार्च तक का दे दूंगा। तो अब चूंकि देर बहुत हो गई है तो कल मॉर्निंग में आपको 1 से लेकर 16 मार्च तक का करंट अफेयर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए कल मिलते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंटेंट आएगा वो करंट अफेयर से ही आएगा। उसके साथ तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।